जो आज हम आपके लिए हिस्ट्री के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का पतन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। ये इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है, प्रमाणित है कि एक सभ्यता के बाद या एक वंश के बाद दूसरा एक नया सभ्यता या वंश जुड़ता है और उसका डिक्लाइन हो जाता है। ये प्रकृति का नियम भी है। और जैसे हिस्टोरियन है कालिंगुड, जैसे उन्होंने भी कहा है कि एक सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता आती है और वो पिछली सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से किसी भी साम्राज्य जो होता है वो चिरकाल स्थायी नहीं रहता है, उसका पतन निश्चित। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं पतन के लिए जो अधिकतर साम्राज्यों में इक्वल होते हैं। जैसे सबसे जो मेन और जो होता है वो है अयोग उत्तराधिकारी। अयोग उत्तराधिकारी अयोग उत्तराधिकारी किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी साम्राज्य का पतन होता है तो उसकी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो अयोग्य साबित होती है। यानी उसके आगे को चलाने वाली जो पावर है उस कमजोर जब हो जाती है तो फिर उस राज्य का या उस साम्राज्य का या उस परिवार का पतन होना नेसेसरी है, उसे कोई नहीं रोक पाता। दूसरा, रिक्त राजकोष। रिक्त राजकोष देखिए, किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए जो राजकोष है, जो मनी है, वो वेरी इसेंशियल है। यानी धन का होना बहुत जरूरी है। अगर धन का अभाव हो जाता है तो वो जो उसकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए किसी भी साम्राज्य के लिए धन का होना आवश्यक है। अगर धन का अभाव होता है, धन की कमी होती है तो उस राज्य का पतन हो जाता है। तो ठीक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भी यही हुआ था, क्योंकि अशोक के बाद जितने भी शासक हुए वो अयोग्य और धन की भी कमी हुई, क्योंकि बाह्य आक्रमण होने लगे, युद्धों की स्थिति बन गई। तो इस प्रकार से ये भी था। तीसरा पॉइंट जो था, नौकरशाही का प्रशिक्षित ना हो। नौकरशाही का प्रशिक्षित नहीं होना, न होना, ये भी उसका एक कारण था। यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जब तक किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही उस ठीक प्रकार से कार्य करती रहेगी, प्रशिक्षित है, सभ्य है, संस्कारित है, तभी वो राज्य, वो देश आगे बढ़ सकता है। अगर नौकरशाही ठीक नहीं है तो उस राज्य का पतन निश्चित है। तो मौर्य साम्राज्य के लिए ये चीज साबित हुई कि नौकरशाही वहां अक्षम नहीं, नौकरशाही ठीक नहीं थी, ये नौकरशाही प्रशिक्षित नहीं थी और अयोग्य भर्ती कर दिए गए थे, प्रशिक्षण भर्ती कर दिए गए थे। तो इस प्रकार से जो इसलिए उनका भी पतन हुआ। चौथा, विदेशी आक्रमण। विदेशी जो आक्रमण थे वो भी इस पतन के लिए जिम्मेदार थे। यानी जो विदेशी जो बाहरी जो आक्रमण किए, यानी यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किए, ग्रीक ने भारत पर आक्रमण किए, तो उससे जो साम्राज्य की जमीन थी वो नीचे नीचे खस गई, यानी साम्राज्य जो है वो कमजोर होता गया। तो विदेशी आक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार थे। दूसरे, अमात्यों, जो मौर्य काल में जो अमात्य थे उनका, उन्होंने भी जनता का शोषण किया। अमात्यों द्वारा जनता का शोषण, जो अमात्य थे उन्होंने भी जनता का शोषण किया। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन होना निश्चित हो गया। छठा, अशोक की अहिंसावादी नीति।
अहिंसावादी नीति, क्योंकि अशोक हिंसक नहीं था और उसने कलिंग का जो युद्ध किया था, तो कलिंग के युद्ध में उनकी काफी सेना मारी गई थी, तो इसलिए उन्होंने युद्धों से त्याग पत्र दे दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी वो भी इसके साम्राज्य के लिए यानी नुकसानदायक हुई, जिससे ये मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ने युद्धों का त्याग कर रहे हैं, युद्धों का त्याग कर रहे हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो युद्धों का त्याग कर दिया था, तो अपने माने की कोई भी युद्ध नहीं करेगा, और उसने अवलेखों पर लिखवा दिया गया था कि हमारे अवलेखों के आधार से इसको पढ़कर जनता वो करेगी, जनता का पालन करेगी, और पर लिखवा दिया गया कोई जीवों की हत्या नहीं करेगा। उसने 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेखों का निर्माण किया और तो पूरी तरह से अपने घोषणा लिखवा दी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो है और अफरा-तफरी मची और साम्राज्य धीरे धीरे ढील होता चला गया, साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल गिर गई। नेक्स्ट, ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के प्रति अन्याय, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया था, क्योंकि जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, तो वो ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भाव रखते थे, यानी ब्राह्मणों का बिल्कुल अलग कर दिया। और लास्ट में आकर ब्राह्मणों जो बृहदत्त, जो अंतिम मौर्य शासक था, बृहदत्त की जो हत्या की गई थी वो इसी ने की थी, यानी ब्राह्मणों ने, पुष्यमित्र सोम ने, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या पुष्यमित्र सोम ने कर दी थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए अनेक अनेक कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे राजकोष, नौकरशाही, विदेशी आत्मा, आमात्र का द्वारा शोषण, अशोक की अहिंसावादी नीति, युद्धों का त्याग करना, ब्राह्मणों की प्रति अन्याय, तो ये उसके पतन के लिए जिम्मेदार थे। तो इसलिए कारण के लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।